सिलेक्शन चाहिए तो आज के ये 8 क्वेश्चन ट्राई करो। अगर इन 8 क्वेश्चंस में से आप 6 ही कर पाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 9, अमन एंड रोहन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल बैलेंसेस दे रखे 2 लाख रुपीज़ एंड 1,60,000 रुपीज़। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज़ टू बी अलाउड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है और वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से बिफोर का है। लेकिन जो इन्होंने प्रॉफिट दे रखा है, इसमें नेक्स्ट लाइन में प्रॉफिट भी दे रखा है कि द फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया, जो नेट प्रॉफिट है वो 9,600 रुपीज़ का है। ठीक है, और ये प्रॉफिट कैसा है? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, और हमको प्रॉफिट कौन सा चाहिए? हमें जो दोनों को प्रॉफिट देना वो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देना है। इसलिए जो 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हमने दोबारा उनकी जो कैपिटल गिवन है 2 लाख रुपीज़ और 1,60,000 रुपीज़, इस पर दोबारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है चार्ज नहीं करना है। उन्होंने दिया हुआ है कि जो प्रॉफिट्स है वो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और नेट प्रॉफिट भी उन्होंने गिवन है 9,600। ये जो प्रॉफिट है वो आफ्टर चार्जिंग है, तो हम डायरेक्ट जो है दोनों का शेयर निकाल देंगे। टोटल प्रॉफिट, टोटल पार्ट्स 5, इसमें से अमन का शेयर 3/5 5,760 और रोहन का शेयर 9,600 इंटू 2/5 3,840। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रीड करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कंपनी डिसाइड्स टू रिडीम इट्स 10% प्रेफरेंस शेयर्स एट ए प्रीमियम आउट ऑफ प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपल्सरी। कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम कर रही है। अगर कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम कर रही है तो इसके लिए क्या एक्ट, कंपनी एक्ट क्या कहता है? ऑप्शन ए, क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। हाँ, इसका आंसर यही होगा। जब भी कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट्स जाकर अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करती है तो सीआरआर को क्रिएट करना ही करना होगा। अगर कंपनी अपने इश्यू ऑफ शेयर्स कर रही है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स नहीं कर रही है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर रही है या किसी और तरीके से वो कर रही है, फ्रेश शेयर्स इश्यू करके जो है अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रही है, तो सीआरआर को क्रिएट करना जरूरी नहीं है। लेकिन कंपनीज एक्ट अगर कहता है कि अगर आउट ऑफ प्रॉफिट अगर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रही है तो सीआरआर को क्रिएट करना होगा। समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जब हम ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करते हैं, जो लिखते हैं ना एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो वो कौन से बेस पर, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है? गोइंग कंसर्न को? नहीं, गोइंग कंसर्न तो ये मान के चलता है कि बिजनेस लंबे टाइम तक के लिए, इसमें इसका कोई रोल नहीं है, बिजनेस एंटिटी का कोई रोल नहीं है। ऑप्शन सी, डुअल एस्पेक्ट, बिल्कुल डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट क्या होता है कि अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी अगर हम एंट्री करते हैं तो डबल साइड इफेक्ट उसका होता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो असेट्स होता है वो इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। अगर हम फर्नीचर खरीदते हैं तो एक तरफ हमारा कैश जो है डिक्रीज होगा और दूसरी तरफ हमारी जो एसेट वो बढ़ेगी, तो डुअल एस्पेक्ट हुआ ना, यही है डुअल एस्पेक्ट। द अमाउंट रिमेनिंग विद द पेटी कैश शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड रिप्रेजेंट्स। कहते हैं जो पेटी कैश शेयर जो एंड में रह जाता है उसको क्या कहोगे आप? पेटी कैश बुक बैलेंस? नो, वो पेटी कैश बुक का बैलेंस नहीं होता। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश? हाँ, पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी कह सकते हैं। कैश इन हैंड ऑफ द कैशियर? हाँ, कैशियर के कैश इन हैंड भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश अकाउंट इंडिकेट्स अमाउंट्स रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स। ये कह रहा है जो हम कैश बुक बनाते हैं तो लास्ट में जब हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल के आता है ना कि हमारे पास कैश कितना रह गया, तो क्या होता है? अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स होता नहीं, अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर्स होता नहीं, कैश अवेलेबल इन हैंड, बिल्कुल कितना अवेलेबल हैंड में है, हमारे पास कितना कैश रह गया, वो क्लोजिंग बैलेंस ये इंडिकेट करता है। अब ये बताओ आपके अब तक के कितने क्वेश्चन ठीक हो चुके हैं? मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 13,
13 है या 14 है, सीरीज में गलती होगी। ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज एंड एडजस्टिंग एंट्रीज आर जनरली रिकॉर्डेड इन। ओपनिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं? स्टार्टिंग में आप बिल्कुल जब पीरियड के ईयर के स्टार्टिंग में जो एंट्रीज करते हो वो होती है ओपनिंग एंट्रीज। कितनी एसेट्स आप पिछले साल से लेके आ रहे हो, कितनी लाइबिलिटीज लेके आ रहे हो, कितनी कैपिटल लेके आ रहे हो। क्लोजिंग एंट्रीज कौन सी होती है? जो साल के एंड में की जाती है। और एडजस्टिंग एंट्रीज भी साल के एंड में की जाती है। और ये कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? प्रॉपर जनरल, प्रॉपर जो आप बनाते हो जनरल एंट्रीज जो तुम करते होते हो वही तुम्हारी वहीं ये रिकॉर्ड होती है। पहली एंट्री तो तुम ओपनिंग एंट्री करते हो जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन विच ईयर रेपो रेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू। रेपो रेट का पता होगा ना, रिवर्स रेपो रेट कौन सी होती है? दोनों रेट का आपको पता होना चाहिए। रेपो रेट कौन सी होती है? जिस पर हमारा आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन्स प्रोवाइड करता है, वो होती है रेपो रेट। जिस रेट पे जो है कॉमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। और ये रेपो रेट कब इंट्रोड्यूस की गई थी? 1992 में इंट्रोड्यूस की गई थी। रेपो रेट के बारे में थोड़ा सा और देख लो। अगर रेपो रेट इंक्रीज होती है तो बैंक का लोन महंगा होगा, पब्लिक को लोन महंगा मिलेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी। अगर रेपो रेट डिक्रीज होती है, बैंक का लोन सस्ता होगा, पब्लिक को लोन सस्ता मिलेगा और इकोनॉमी स्टिमुलेट रहेगी। ये पॉइंट भी आपको याद रहना चाहिए, कई बार आ जाएगा रेपो रेट इंक्रीज का क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी हिस्ट्री का पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज रेफर टू। गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं? गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज वो होती हैं जिसमें रिस्क कम होता है। ठीक है, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं? जिनमें रिस्क कम होता है। तो रिस्क सबसे कम किस में होता है? ऑप्शन ए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये ऐसी सिक्योरिटीज होती है जिनमें रिस्क कम होता है। सिक्योरिटीज इशूड बाय फर्स्ट क्लास कंपनीज, ऐसा कुछ नहीं है। इनमें रिस्क होता ही होता है। जो कंपनीज इशू करती है सिक्योरिटीज उसमें हाई रिस्क होता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये दोनों आंसर गलत है। जब भी रिस्क लो की बात आएगी तो हमेशा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हो। तो गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से। क्यों? क्योंकि इनमें रिस्क कम होता है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो बहुत ही फेमस बुक में से ये जो क्वेश्चन जो है लिए गए हैं। और अगर आपको इसी तरह के और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।